तारीखों का ऐलान हो चुका है। रूपेश आपको सामने फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, हमारी बस के साथ, गेस्ट के साथ और बिहार की जनता के बीच से पहला ऐसा शो जो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सीधे बिहार की जनता के बीच से सीधे चलते हैं रूपेश के पास। हमारे सहयोगी रूपेश, ओवर टू यू। धन्यवाद निशांत जी। और बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी कि बिहार में जिस चुनावी महाभारत की बात हो रही थी उस चुनावी महाभारत की रणभेरी बच चुकी है। और तमाम सुबह से हमने देखा सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रदेश कार्यालय हैं, जो प्रदेश के जो दफ्तर है, वहां पर सुबह से ही गहमा गहमी। जब से राजनीतिक नेताओं ने, सियासी कार्यकर्ताओं ने जब से ये सुना कि आज रणभेरी बजने वाली है, तब से जितने सियासी महारथी हैं सब ने अपने अपने रथ पर सवार हो गए। सिंहासनारूढ़ होने के लिए सबसे पहले वो रथ पर सवार हुए। और इसीलिए निशांत जी, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो खुद एक रथ लेकर के यहाँ पर पहुंचा है। रथ यानी TV9 भारतवर्ष का जो हाईटेक बस है, वो हाईटेक बस लेकर के बिहार की राजधानी पटना में हम पहुंचे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। लोग पूछते हैं बिहार में काबा, तो बिहार में चुनाव बा। और इसीलिए बिहार में चुनावी महाभारत में, इस चुनावी महासमर को कवर करने के लिए और इस कुरुक्षेत्र में हम उतरे हैं अपने हाईटेक बस के साथ, अपने रथ के साथ। और हमारे साथ कुछ महारथी भी हैं। तमाम सियासी जो पार्टियां हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर NDA हो, दोनों धुरी जो है, उन दोनों धुरियों के जो बड़े बड़े दो धुरंधर हैं, वो हमारे इस रथ पर आरूढ़ हुए हैं। सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेत्री, विधायक रही हैं, प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश के महासचिव हैं रंजीत झा जी। रंजीत झा जी हमारे साथ हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रखर प्रवक्ता कांग्रेस जो पार्टी है जिसने सबसे पहले बिहार में ना सिर्फ बिहार बंद का ऐलान किया, बिहार में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव किया, बल्कि उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बिहार पहुंचे और एक यात्रा हुई SIR के मुद्दे को लेकर के। और उस पार्टी के यानी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जन सुराज पार्टी की नेता भी यहां पर हमसे जुड़ेंगी। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी से शुरू करते हैं। उषा जी, तारीखों का ऐलान हो गया है। आपने कहा था ये बिहार कुरुक्षेत्र बनेगा, यहाँ से घुसपैठियों को भगाना है, और ये चुनाव घुसपैठियों को भगाने या फिर घुसपैठियों को बचाने का चुनाव है। लेकिन SIR में ना तो आपने जवाब दिया, ना तो मैं SIR से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि बिहार के चुनावी महासमर की शुरुआत ही SIR से हुई है। तो क्या घुसपैठिए मिले? चुनाव आयोग की तरफ से भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कितने विदेशी घुसपैठिए बिहार में मिले। और आप और आपके शीर्षस्थ नेताओं ने सबने ये कहा कि ये बिहार को घुसपैठियों से बचाने का चुनाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये घुसपैठियों को आज से नहीं, शुरू से, प्रारंभ से हम लोगों को यह चिंता सता रही थी, चाहे बिहार में हो या बंगाल में हो। बंगाल में भी आपने देखा कि किस प्रकार से घुसपैठियों ने वहाँ आ करके और बंगाल का वातावरण को खराब किया। अब हम भयभीत थे कि जिस प्रकार से बिहार में भी उस तरह से घुसपैठी आकर के जो अपने यहाँ आतंक की योजना बना रहे थे और तरह तरह की घटनाएं संभावना थी कि घटे, उसको अगर चुनाव आयोग ने एक लिस्ट बना करके अगर उनको हटाया है तो ये गलत क्या हुआ है? विपक्ष के लोगों को लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि वो अक्सर चुनाव के दरमियान गलत करते, चाहे वो घुसपैठिए हो या अपने लोगों का ही दो जगह नाम हो, चार जगह नाम हो। जिस तरह से गलत ढंग से हम चुनाव में अपने जीत हासिल करके यह बताते थे कि हम आज चुनाव जीते हैं, गलत ढंग से। अब ये चुनाव आयोग एक नए प्रयोग किया है जिससे कि बिहार में जितने बाहर के लोग हैं जो अस्थायी नहीं है उनको निकाला है। ये बहुत अच्छी बात है। इस शब्द से इत्तेफाक रखती है रंजीत जी? ये जो घुसपैठिया शब्द है, शुरू से जब चला कि घुसपैठियों को भगाने का यह चुनाव है, तो JDU को कहीं ना कहीं शब्द से ऐतराज रहा कि घुसपैठिए बिहार में है और उनको बाहर करना है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपके बात से पूरी तरह असहमत हूँ। ये चुनाव आयोग का ये प्रयास नहीं था और न ही ये भारत सरकार का ये प्रयास था। प्रयास ये था कि अगर गलत कोई भी व्यक्ति, अगर मेरा ही नाम 2 जगह है तो क्यों है, एक जगह रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हैं जो बिहार से बाहर शिफ्ट कर गए हैं, माइग्रेट हो गए, उनका गांव में भी नाम है, वहाँ भी नाम है, वो वोट डालने नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी 2006 में 2009 में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका भी नाम वोटर लिस्ट में था। उनके परिजनों ने कई बार
दिया भी आप था। कह रहे हैं कि ये लेकिन घुसपैठियों ये को भगाने या प्रयास ये- बचाने का चुनाव नहीं है। देखिए, एसआईआर घुसपैठियों को भगाने या बचाने का नहीं देखिए था। घुसपैठिए को तो जो घुसपैठिए हैं, जो बिहार में बाहर से लोग आके यहाँ की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका कैसे आप पता करेंगे। अभी ये पहली प्रक्रिया थी कि चुनाव आयोग ने यहाँ एक नाम जो ऐसा नहीं, आपने कहा कैसे पता करेंगे। राजेश राठौर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, 1 मिनट। कांग्रेस कैसे पता करेंगे? आपको कैसे पता चला जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, आपको कैसे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर या सत्ताधारी पार्टियों के इशारे पर चुनाव आयोग बहुत गलत कारनामे करने जा रहा है बिहार में, चूंकि शुरू से यही कहा गया? देखिए, जब भी हम चुनाव आयोग से सवाल किए, चुनाव आयोग कभी सीधा जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देते रहे। एसआईआर से किसी को आपत्ति नहीं होना ही चाहिए। अच्छा, एसआईआर की प्रक्रिया जल्दबाजी, ये मेरा आरोप था, जो आज भी जायज है कि जल्दबाजी में किए नहीं, आपने तो कहा बंद करो, एसआईआर बंद करो। आपके नेता ने नारा लगाया एसआईआर बंद करो। एसआईआर जल्दबाजी में है, उसके लिए समय चाहिए। अब नतीजा क्या निकला कि आज भी देखें कि जमुई में एक परिवार में एक मकान नंबर पर 1,000 वोट है, तो जल्दबाजी का निर्णय है। अब प्रधानमंत्री जी कूद जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कूदते हैं तो चलेगा। अच्छा, आपकी थोड़ी सी मदद करते हैं राजेश राठौर जी, आपकी थोड़ी सी मदद करते हैं आरजेडी कार्यालय से, चूंकि आरजेडी के का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आरजेडी दफ्तर से हमारे सहयोगी आकाश वत्स हैं। आकाश, सीधे आपके पास पहुंचते हैं। आरजेडी दफ्तर में क्या माहौल है, आरजेडी के नेता कार्यकर्ता? क्योंकि हमने देखा कि टिकटार्थियों की भी भीड़ है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव की घोषणा के पहले से ही, जब बिहार में बिहार बंद का आह्वान किया गया, या उसके पहले जब राहुल और तेजस्वी एक साथ पूरे बिहार की उन्होंने यात्रा की 25 जिलों की, उस समय भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वक्त क्या माहौल है आरजेडी दफ्तर में और क्या कह रहे हैं आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता? आकाश, एक बार सबसे पहले मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ रुपेश, अपने दर्शकों को भी दिखा देता हूँ। आरजेडी कार्यालय में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद से आरजेडी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की और टिकटार्थियों की, इन सब की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अब से कुछ देर पहले ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उस ऐलान के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता यहाँ पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? ये हम लोग तो सीतामढ़ी से। आप लोग सीतामढ़ी से आए हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, स्वागत है। और आप लोगों की अपनी जो तैयारी है, क्या आप भी टिकट चाहते हैं? हम आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप आदरणीय नेता, आपके जो आदरणीय नेता हैं तेजस्वी जी को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो आज जब आप पार्टी ऑफिस में आए हैं, चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हुआ है, तो क्या एक समर्थक के तौर पर आए हैं या फिर आप लोग टिकट चाह रहे हैं? पार्टी जो कार्यकर्ता होते हैं वो तो इसी आस और उम्मीद में रहते हैं कि कभी हमको जगह मिले, लेकिन और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। मैं एक एक करके बात करता हूं। आप कहां से आए हैं? सुरसंड विधानसभा, सीतामढ़ी जिला। आप सुरसंड से आए हैं। आप भी समर्थक हैं? जी जी। टिकट, आप भी टिकट चाह रहे हैं? ऐसे लोग हैं यहाँ टिकटार्थी हैं जो टिकट लेने के लिए? जो वर्कर होगा पार्टी का, जो डिवोटेड लोग होंगे, वो चाहेंगे कि हमको टिकट मिले। तो यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो टिकटार्थी हैं और उनके साथ पार्टी के समर्थक भी हैं। मैं एक एक करके बात करने की कोशिश करता हूँ। और भी बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैसी से, प्रखंड से। कहाँ? मैसी विधानसभा। मैसी विधानसभा मैसी से आप आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? महिषी। आप लोग भी महिषी से आए हैं। ये कितने लोग हैं जो टिकट के लिए यहाँ आए हैं? बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, हम लोग का एक ही मांग है, हाँ। क्षेत्रीय उम्मीदवार का। हाँ। मैसी विधानसभा 77 से क्षेत्रीय उम्मीदवार का मांग है, बस। चलिए, अब मैं आता हूँ। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शक्ति यादव हैं। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों की मांग थी कि दो चरण में चुनाव हो। आप लोगों की मांग थी और चुनाव आयोग ने इसको मान भी लिया है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। तो आप लोग कह रहे थे कि दो समय सीमा कम दिया। 17 और 20 है ना नॉमिनेशन की। 14 काउंटिंग के तिथि रखे गए हैं। 6 और 11 मतदान की तिथि रख गए। फर्स्ट फेज में 121, सेकंड फेज में 122। ये सारे डिटेल्स ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने पीपल डोमेन में रखा है मीडिया के माध्यम से। हम लोगों ने भी देखा है। कम समय सीमा के बावजूद भी बिहार तैयार है। बिहार के लोग जानते हैं, मतों की डकैती करने वाले लोग तो जवाब भी देना जाता है बिहार।
कि बिहार है लक्ष्मी गणराज की धरती है, प्रथम लोकतंत्र जिसके आज भी सुनहरे अतीत है। यहाँ से शुरुआत की थी डकैती की, पकड़ेगा, और यहीं से फिर शुरुआत की हो डेमोक्रेसी को अलग रूप से परिभाषित करने की। हमने बार बार कहा है कि बिहार की आवाम इस बार परिवर्तन के मूड में है। महागठबंधन 25 से 30 235 के संकल्प है। और ये अरे प्रशासनिक अराजकता, जरा घूम जाओ, प्रशासनिक अराजकता, खजाने की लूट। जरा शक्ति यादव से ये पूछिए कि 2025 में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के शो में ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? और गठबंधन में जो कहा जा रहा है, जो कल शाम को कहा गया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? नीतीश कुमार और नीतीश कुमार में फर्क जानिए। आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? अब देखिए, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। अब तक आपने जो कुछ भी कहा है, हाँ, आपने पूछा है, भाजपा वालों ने सवाल पूछा कितना पर लड़ोगे? ये सारी पार्टियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक भी बैठ दिखा दो, किसी सारी पार्टियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दे दो। एक किसी चैनल के प्रेस्टिजियस चैनल जो अपने आप को कहते हैं, एक रिपोर्टर का जरा बता दो कि आप कितना पर लड़ोगे? भाजपा से सवाल नहीं पूछे जाते। नहीं, पूछे जा रहे हैं, शक्ति जी, मैं आकाश साहब बताइए, हमारे साथ सभी पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम सारे से एक करके पूछेंगे। बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। उन सभी से हम पूछेंगे सीधा सवाल कि अब SIR का मुद्दा और चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले क्या हुआ भूल जाइए। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो आगे की प्रक्रिया सबसे पहले राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं आकाश। मैं आता हूं आपके पास, चूंकि शक्ति यादव ने कहा कि किसी पार्टी के प्रवक्ता से यह नहीं पूछा गया, किसी रिपोर्टर ने, किसी चैनल ने यह नहीं पूछा कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए, ये तो हम लोगों जो पहले 110 सीटों पर लड़े थे, अब बाकी हमारे जितने NDA के गठबंधन सहयोगी, जनता दल यू हो गया, मांझी जी की पार्टी हो गई, और ये सारे लोग मिल करके हम लोग लड़े थे। और अब इस बार फिर हमारा और एकजुटता हमारा गठबंधन का है, और हम लोग 2 से 4 दिनों में सारे सीट का 2 से 4 दिनों में, और एकजुटता, जिस एकजुटता की बात कह रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता, आप ये बताइए रंजीत जी, अभी जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा जी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि 2020 में बहुत कन्फ्यूजन था, गठबंधन को लेकर बहुत कन्फ्यूजन था, और इसी कन्फ्यूजन में और एक चुनौती बनी, और उसी वजह से जेडीयू की सीटें 40-42 हो गई हैं। क्या वो कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर इस बार कर लिया गया है? बिल्कुल पूरी तरह से दूर है। और एनडीए इस बार एनडीए के रूप में चुनाव लड़ रही है। ना ही जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, ना ही भाजपा, ना ही आरएलएम, ना ही लोक जनशक्ति पार्टी, और ना ही मांझी जी की पार्टी। हम सभी लोग मिलकर हम एनडीए के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग पिछले कई महीनों से कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं सभी विधानसभाओं में। पहले इन लोगों से पूछिए, हमारा नेता क्लियर है, हमारा नेता क्लियर है, हमारा नेता क्लियर है, हमारा लीडरशिप क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। क्या आरजेडी एक होकर चुनाव नहीं लड़ रही है? देखिए, इस सवाल का जवाब एक बार है कि लगातार पिछले 6 महीने से आपने कवर किया है कि हमारे इंडिया गठबंधन के जब भी बैठक हुई है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, सीटों के सवाल आपके अभी आएंगे। मैं पहले ही कह देता हूं कि अंतिम चरण में बात पहुंच चुकी है। किसी वक्त, किसी समय कहां फंसा है? कहीं नहीं मुकेश सहनी हैं, रहेंगे, क्योंकि पिछली बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर तेजस्वी यादव सीटों का ऐलान कर रहे थे, वहां से एन वक्त पर, यानी एन वक्त पर भोज के समय में वो अपना पत्तल लेकर के भाग गए थे। क्या इस बार होगा? मुकेश सहनी जी भी रहेंगे, पुराने 5 साथी रहेंगे, और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि 1-2 और साथी बढ़ेंगे। सीट कौन कितना पे लड़ेगा ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन मेरा सवाल बाकी है, चूंकि आपने समय वक्त कम दिया है, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे 1 मिनट समय दीजिए। ठीक है, दिया। SIR का मुद्दा वहां खत्म नहीं हुआ, SIR की प्रक्रिया चल ही रही थी, हम सवाल उठा ही रहे थे। तो देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार आते हैं, पूर्णिया आते हैं, और बिहार को गाली देके जाते हैं कि बिहार में घुसपैठिया है, उसको भगाना है, इसलिए SIR करना है। SIR तो पूरा हो गया, वोटर लिस्ट पब्लिश हो गया। चुनाव आयोग जिस प्रकार से
अलग वर्गीकरण करके वोटों की संख्या बताया। मतलब महिला घुसपैठियों को इतना भगाना नहीं, है, ये गाली है। नहीं, अगर घुसपैठियों नहीं, को नहीं, भगाना है नहीं, बिहार नहीं, में तो पहली बात- मेरी बात जवाब दीजिएगा, सवाल तो सुनिए। राठौर जी, बात वापस आपके एक लीजिए। सवाल का जवाब ले लेते सवाल का हैं। उत्तर मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। राजेश जी, मेरा सवाल नहीं नहीं, आपने कहा कि घुसपैठियों को भगाना ये गाली है। नहीं, मेरा सवाल नहीं खत्म हुआ, सवाल खत्म होने दीजिए। कौन लोग कहते हैं घुसपैठिया है? जो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। कौन कहते हैं घुसपैठिया है? जो मंच पे सुन रहे थे, जो 20 साल से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है। सवाल दोनों सवाल मुझे करने दीजिए। आपकी बात समझ में आ गई, सवाल आपका समझ में आ गया। राजेश जी, अरे राठौर जी के एक सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूँ। राठौर जी ने कहा कि राठौर जी ने एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल उठाया। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि आपके घर में चोरी हो जाती है तो क्या आप रोड पे हल्ला करते हुए मजमा लगा के जाएंगे मेरे यहाँ चोरी हो गई? कांग्रेस पार्टी ने या महागठबंधन ने कितने जिले में, कितने अनुमंडल में यह आपत्ति दिया कि इतने वाजिब लोगों का नाम एसआईआर में काट दिया गया? क्या राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार की यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी जिले में उस जिले के लोगों को बताया कि आपके जिले में इतने वाजिब लोगों का नाम काट दिया गया? ये महज एक ड्रामा था और ये कांग्रेस पार्टी की तेजस्वी यादव पे प्रेशर बनाने की पॉलिसी थी ज्यादा सीटों के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया उस दिन भी सही थी और आज भी सही थी। घुसपैठिया बोल के गए तो कैसा निकम्मा प्रधानमंत्री है? ना घुसपैठिया पकड़ा रहा है, ना आतंकवादी पकड़ा रहा है। कैसा निकम्मा प्रधानमंत्री है? कैसा हमको ये लग रहा है, देखिए करने वाला मुख्यमंत्री होगा, ना कोई घुसपैठिया। ठीक है, आप ही की पार्टी की बात करते हैं, आप ही की पार्टी की बात करते हैं, आपकी थोड़ी और मदद करते हैं। और हमारे सहयोगी हैं कुमार विक्रांत के साथ वहां पर तारिक अनवर साहब हैं, सांसद हैं। तारिक अनवर साहब के पास चलते हैं। कुमार विक्रांत, ओवर टू यू। गड़बड़ी नहीं होगी जिससे निष्पक्ष चुनाव में दिक्कत हो। सर, जिस तरीके से बार बार आरजेडी की ओर से, तेजस्वी की ओर से कहा गया कि आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, तो आरजेडी के लोग बड़ी उम्मीद लगाएं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कह देते कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? चलिए, वो भी तय हो जाएगा। गठबंधन की बैठक होने वाली है और गठबंधन के लोग तय करेंगे और ये कोई हमको नहीं लगता है कि विवाद का कारण है। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, सबसे ज़्यादा उनके उम्मीदवार खड़े होंगे। तो लोकतंत्र में तो जिसके ज़्यादा उम्मीदवार होंगे, जिसके ज़्यादा विधायक होंगे, यकीनन उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे, महागठबंधन सरकार बनेगी? तो ये तो आरजेडी को तय करना होगा किसको उनका मुख्यमंत्री। तो घोषणा कर दी, खुद तेजस्वी ने कह दिया कि मैं हूँ। उनके जो विधायक जीत कर आएंगे या हम सब गठबंधन के जो विधायक जीत कर आएंगे वो बैठकर फैसला कर लेंगे। वो हमारे वो विवाद का सवाल ही नहीं है। सर, सीट बंटवारे को लेकर कहा जा रहा है कि खींचतान काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि मुकेश सहनी हो, पशुपति पारस हो, हेमंत सोरेन हो, ये 3 दल बढ़ गए हैं। लेफ्ट दलों का स्ट्राइक रेट पिछली बार अच्छा था, वो कुछ सीटें ज़्यादा चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी कुछ सीटों का त्याग करने को तैयार है। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि हमारे गठबंधन की संख्या बढ़ रही है और जो मजबूत पार्टियां हैं या प्रभावशाली पार्टियां हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो उससे हमारी ताकत बढ़ेगी। और जाहिर है कि जब वो हमारे साथ आएंगे तो उनको एकोमोडेट करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है और हम उनको कहीं ना कहीं एकोमोडेट करेंगे। और उसकी बैठक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है ताकि बैठ के बातचीत करके जिसका जहाँ प्रभाव क्षेत्र है वहाँ उसके उम्मीदवार हों, यही हमारी कोशिश हो। सर, लेकिन जिस तरीके से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, 10,000 रुपये महिलाओं को कईयों के अकाउंट में पहुंच भी गए हैं, जिस तरीके से लगातार तमाम लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं, तो इससे कहीं खतरा तो नहीं है? मेरा ख्याल है कोई ख़तरा नहीं है। बिहार के लोग समझ रहे हैं और समझ चुके हैं कि जो सरकार 20 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया, अब ये इस ठीक चुनाव से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले वो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं और तमाम योजनाएं। कुमार विक्रांत जी, आप तारिक अनवर साहब से अपनी बातचीत जारी रखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे उसका जवाब लेते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हैं डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी, आपसे जवाब लेना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, आप ऐसे राठौर जी का मैं जवाब देना चाहती हूँ कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए निकम्मे शब्द का जो प्रयोग किया है, मैं पूछना चाहती हूँ राहुल जी से कि उनके 3 पुस्त भारत के प्रधानमंत्री रहा, उन्होंने क्या किया?
क्या उन्होंने निकम्मेपन किया कि नहीं? और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज ही इस दिल्ली और मुंबई की तरह मेट्रो ट्रेन बनाया, मेडिकल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, महिलाओं को आरक्षण दिया, बिजली दिया, पानी दिया और स्वतंत्र लगा कि स्वतंत्र भारत में आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को दिया, महिलाओं को दिया, सबको रोजगार दिया। तो क्या ये निकम्मेपन के प्रधानमंत्री का पहचान है? तो मैं पूछना चाहती हूँ राजेश जी आपके पास आएंगे, राजेश जी आपके पास आएंगे, क्योंकि फिर से वही बातें यहाँ पे शुरू हो गई हैं। लेकिन हम जनता के पास जाना चाहेंगे, उषा जी हम जनता के पास जाना चाहेंगे, वो इसलिए क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार पूरी तरह से अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन कहीं गाली दी गई, दरभंगा में गाली दी गई और गाली पर राजनीति हुई। उषा विद्यार्थी जी आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे अहम है लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता अहम है, लिहाजा लोगों के पास हम पहुंचे हैं। देखिए इस तरह पर एक मिनट, और सबसे पहले हम महिलाओं से शुरू करते हैं क्योंकि चर्चा ये हुई। आप एक महिला की बात सुन लीजिए। उषा जी एक जरा महिला की बात सुन लेते हैं, एक महिला की बात सुन लेते हैं। आपने कहा कि सरकार ने महिलाओं पे बहुत ध्यान है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई, सिपाही बहाली से लेकर शिक्षक बहाली में, उसके बाद से अभी वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या फिर बिहार की 1 करोड़ और आज ही 25 लाख महिलाओं को नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपये दिए हैं। आपको मिले हैं पैसे? नहीं, मुझे तो नहीं मिले, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत काम हुए हैं और मैं बहुत खुश हुई इस सरकार से, क्योंकि आज रात के 10-11 बजे भी हम लोग निडर होकर कहीं भी चले जाते हैं और वो ये सरकार की सबसे बड़ी ये है। वरना हम लोग एक समय था कि घर में पैक हो रहे थे और आज है कि हम लोग कहीं भी निकल सकते हैं। आपको भरोसा है कि महिलाएं आपके घर के निकली हैं तो वो सुरक्षित लौट? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा एक सवाल है भाजपा के लोगों से, चूंकि मैं शुरू से भाजपा को सपोर्ट करते आया हूं, चूंकि आज के दौर में महागठबंधन अप्रासंगिक है, लेकिन अभी जो एक नई पार्टी उभर के आ रही है प्रशांत किशोर की, जनसुराज, उन्होंने बिहार, चूंकि ये चुनाव बिहार का होने वाला है और बिहार के अंदर उन्होंने पलायन को मुद्दा बनाया है। क्या भाजपा के पास कोई विजन है पलायन? हम आएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे क्या पलायन को रोकने के लिए बीजेपी के पास कोई विजन है? क्या चुनाव की घोषणा हो गई है, सुना है ना? जी हाँ, आंधी और तूफान में। अच्छा, इस साल एनडीए सरकार आ रहा है, आंधी और तूफान में जितना ताकत लगाना है अगला पार्टी के लगा लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा। 20 साल कहाँ आ रहा है भाई साहब, वो तो है 20 साल से एनडीए की सरकार है यहाँ। तो फिर आ रहा है 2025 फिर से नीतीश। अच्छा, फिर से नीतीश। देखिए इधर से ताली भी बज रही है, क्या आपको लग रहा है फिर से नीतीश? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बताओ नौजवान, पलायन एक मुद्दा है, उन्होंने कहा पलायन, क्या काम करते हो? नहीं, हम स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, लॉ के स्टूडेंट है। बिहार में बहुत विकास हुआ है। 2005 से पहले का मिलाइए दौर, 2005 से पहले माँ बहन बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। 2005 के बाद बिहार में विकास हुआ है। घर के महत्वपूर्ण होगा इन लोगों से बात करना। जरा इनके चेहरे देखिए और जरा, कहाँ से आए हो? जहानाबाद से। जहानाबाद से। कहाँ आए थे? पटना। काम करने के लिए। क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं मजदूर वाला। कौन है मुख्यमंत्री, कौन है बिहार का? नीतीश बाबू हैं। तो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, आज तारीख का ऐलान हो गया है, 2 फेज में इलेक्शन होगा, चुनाव होगा। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? नीतीश बाबू के। बस कुछ मुद्दा नहीं है, मजदूरी करते हैं। हाँ। क्या करते हो आप? पढ़ लिख के तो काम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कुछ नौकरी। कौन अच्छा लगता है, कौन नेता अच्छा लगता है? नेता तो सबसे बढ़िया तो अभी तो वर्तमान में भी नीतीश कुमार है। चलिए कुछ लोग यहाँ बैठे हुए उनसे भी पूछते हैं, क्या राय है? राय तो अब की बार तेजस्वी है। कोई कर रहा है फिर से नीतीश, इस बार तेजस्वी? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल तेजस्वी ही आएंगे। युवाओं का आइकॉन है, बेरोजगारी जितना पर जो उन्होंने समस्या 18 महीने की जो गवर्नमेंट हमारी थी नीतीश जी के साथ में, उसमें जो युवाओं पर तेजस्वी जी, प्रशांत किशोर। देखिए एक नई बात, प्रशांत किशोर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर नई पार्टी जरूर हैं, नई, उन्होंने 3 साल तक बिहार में पदयात्रा की और उसके बाद से प्रशांत किशोर को भी लोग यहाँ पर उनका भी नाम ले रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की प्रवक्ता भी यहाँ पर पहुँचेंगी थोड़ी देर में। उषा विद्यार्थी जी, आपसे एक सवाल था कि पलायन को रोकने के लिए 20 वर्षों से आपकी सरकार है, पलायन को रोकने के लिए, पलायन बिहार जैसे प्रदेश के लिए जहाँ पर गरीबी है, भुखमरी भी है और एक भ्रष्टाचार का मुद्दा, प्रशांत किशोर ने सरकार के जो मंत्री हैं, कई मंत्रियों पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। ऐसे में पलायन को रोकने के लिए आपके पास क्या कोई प्लान है? आप देखिए रुपेश जी,
आप जो इतने इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो हमारे मेट्रो कि सभी जगह लाइनें बिछ रही हैं उसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट होगा, और इतने सारे जो इंडस्ट्री की जो योजना बन रही है, कौशल विकास योजना के तहत जो यूथ के लिए जो योजना बन रही है, तो ये आने वाले दिनों में पलायन निश्चित रूप से आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, हम लोग जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में अनेकों ऐसी योजनाएं बच्चियों के लिए, अभी सामने आपने सुना महिलाओं की जो स्थिति थी, शाम 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे रुपेश जी, आज इसी से जेडीयू को ये भरोसा है कि इस बार भी अगर फिर से उनको 40 से 42 सीटें आई, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। मैं पहले रुपेश जी आपकी बात को करेक्ट कर देता हूँ कि 40 से 42 सीटें नहीं, जनता दल यूनाइटेड इस बार 80 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। और बिहार में मैंने पहले ही कहा कि हम लोग एनडीए के रूप में लड़ रहे हैं। एनडीए के नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही फिर से पुनः बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। जहां तक आपने पलायन की बात कही, पलायन दूर करने के दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, आदरणीय नेता नीतीश जी को जो प्रदेश मिला था 20 साल पहले, क्या था? आपको ये गाड़ी मिल जाए खटारा, न इसमें इसका टायर रहे, न हेडलाइट रहे, न स्टीयरिंग काम करे, तो पहले इसको दुरुस्त करिएगा। नई गाड़ी लाने के लिए 25-15 साल बहुत हैं, तो आप तो 20 साल रहे, लाया, सड़कें अच्छी हुई, 20 साल में आपका लिस्ट भी आ रहा है। नहीं, उषा विद्यार्थी जी और इस रंजीत जी, आपका टेप रिकॉर्डर वहीं फंसा हुआ है। 20 साल पहले कहाँ थे, 15 साल पहले कहाँ थे, उनका 15 साल का शासन। राजेश राठौर जी, आपको लगता है इसलिए बताना पड़ रहा है, सामने जो गाड़ी है उस गाड़ी को बदलने में, उसके टायर को बदलने में, उसका रंग रोगन करने में 20 साल काफी नहीं है? कैसा मिला? और आज हर जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है और हर जिले में छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लगना शुरू हुई है। और आगे आने वाले 5 साल में ये जो मुद्दा आपके पास है, फिर भी चर्चा आप अपनी कम करते हैं और 15 सालों के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की ज्यादा करते हैं। आपको 20 वर्ष मिले हैं, बिहार को चर्चा उसी 15 साल इसलिए करते हैं क्योंकि आदरणीय नेता को बिहार किस हालत में मिला, बिहार को किस तरह से इन लोगों ने खटारा बना के जवाब ले लेते हैं। लोग अपने आप को बाहर में बिहारी कहलाने में शर्म महसूस करते थे, उस बिहार को नीतीश जी ने 20 साल में संवारा है और यहाँ तक लाया है और हर क्षेत्र में बिहार का तालियां भी बज गई। अब जरा सुन लेते हैं। उषा विद्यार्थी जी बड़ी अच्छी बात कही है, योजना बना रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल बन भी रहा है और कार्यान्वित भी हो रहा है। और लालू और राबड़ी जी और तेजस्वी जी के शासन सत्ता भी हमने देखा है, कम से कम फिर वही लालू राबड़ी की सत्ता। यही तो मेरा सवाल था उषा जी, यही मेरा सवाल था कि आप बोलने भी दीजिएगा, से ज्यादा चर्चा करती हैं। उषा विद्यार्थी जी उधर प्रधानमंत्री नहीं बोलने देते हैं। अरे उषा विद्यार्थी जी सवाल तो सुनिए, अरे उषा विद्यार्थी जी आप इस वक्त में हैं, सवाल तो सुनिए। किस हालत में काम किया है हमारे नेता ने, किस हालत में काम किया है, ये भी बिहार लोग के लोगों को बंद हो गया, बस इसलिए बताते हैं, नहीं तो हमारा नेता तो सिर्फ अपने काम पे काम की बात करते हैं। अस्पताल बंद हो गई, अस्पताल में दवाइयाँ बंद हो गई। राठौर जी, आपको भी स्मरण होगा, याद करिए, अस्पताल में दवाई क्या, दवाई के पुर्जी तक नहीं मिलता था और हमारी माताएं बहनें भटकती थी डिलीवरी के लिए। और इन सारे चीजों को भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारा बिहार में अस्पताल में फ्री में दवाई मिल रही है, आयुष्मान योजना मिल रही है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। अब और क्या चाहते हैं, इसी को लेकर बिहार में जाएंगे और बिहार की जनता से पुनः एनडीए। चलिए हमारे साथ ही चर्चा में राजेश जी चर्चा में जुड़ गई हैं। मेरी बात जनसुराज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बेहतर इलाज हो रहा है, उषा विद्यार्थी जी कहीं है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है। अभी आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में एक दलित बलात्कार पीड़िता को पीएमसीएच में 10 घंटे तक बेड नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई। 10 घंटे तक बेड नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा इलाज चाहिए। इन योजना बना रहे हैं, पंचवर्षीय योजना तो हम सुने